हेलो बच्चों, आई ट्यूटर के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अमरीर सर, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के बारे में। क्लास 10 के सेकंड चैप्टर यानी कि जीवन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और क्लास 9 के भी सेकंड चैप्टर लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जीवन के विभिन्न स्तर। इन दोनों ही चैप्टर को समझने के लिए आपको जो एक बेसिक नॉलेज चाहिए वो आपको मिलेगा सेल चैप्टर से यानी कि कोशिका के चैप्टर से। और जो कोशिका का जो चैप्टर था वो एटलीस्ट हम लोग क्लास 8 में थोड़ा डिटेल में पढ़े थे, तो कुछ बच्चों को उसके बारे में याद होगा, कुछ बच्चों को उसके बारे में याद नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ कोशिश क्या करेंगे, हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ उसके अंदर पाया जाता है। और यानी कि पूरे सेल को हम इतनी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिसके बाद से आप सेल को कभी ना भूले, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से पढ़ा दूँ जिस तरह से आपके दिमाग में सेल पूरी तरह से छप जाए। और मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ आई होप उससे आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपको उससे कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो ग्रुप पे मैसेज करके बताइएगा सर हमें फ़ायदा हो रहा है, या फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैसेज करके बोलिए सर हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने भी ये जो क्लासेस शुरू किया है हमें कोई एक्सपीरियंस है नहीं ऑनलाइन क्लासेस का। हमारे पास कुछ जो नेसेसरी मटेरियल्स होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए, तो वो सब चीज़ हमारे पास है नहीं। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपके पढ़ाई का कुछ नुकसान ना हो। तो आपसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट है कि आप भी घर में जब पढ़ें और हम जितने भी कोशिश कर रहे हैं उससे आप थोड़ा फ़ायदा उठाएं। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में। तो बच्चों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर जीवन की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ। तो कोशिका है क्या, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा। जिस तरह से देखिए एक बुक होता है ना हम लोग का, आप लोग के पास सबके पास बुक होगा, जो हम लोग के पास बुक होता है तो वो किस चीज़ से मिलकर बना है, वो पेज से मिलकर बना है। तो अगर मैं नॉर्मल हिसाब से बोलूँ तो उस बुक की इकाई क्या हुई, उस बुक की यूनिट क्या हुई, उस बुक की यूनिट हुई उसकी पेज। जिस तरह से आप लोग के घर का वॉल होता है ना, हम लोग का जो वॉल होता है नॉर्मली, तो जो दीवार होती है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ईंट से मिलकर बना हुआ है। तो दीवार की यूनिट क्या हुई, ईंट हुई। तो हमारा शरीर भी जिस चीज़ से मिलकर बना हुआ है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। तो आइए हम लोग रीडिंग करके देखते हैं क्या लिखा है बुक में। फर्स्ट लाइन हम लोग रीडिंग करते हैं। एक पुस्तक का निर्माण बहुत सारे पन्नों से होता है। एक पक्के मकान का निर्माण बहुत सारी ईंटों से होता है। यहाँ पन्ना पुस्तक की इकाई और ईंट मकान की इकाई है। इसी प्रकार जीवों का शरीर कई छोटी छोटी रचना द्वारा निर्मित होता है। मतलब हम लोग का जो शरीर है, हम लोग जो जीव है, उस जीव में मतलब जितने भी जीव जंतु आ रहे सब आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो इनका जो निर्माण है वो बहुत छोटी छोटी रचना द्वारा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। तो ऐसे जीव होते हैं, ये वाला लाइन देखिए, ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका द्वारा बना होता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका के द्वारा बना होता है, मतलब कि सिंगल सेल एनिमल। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर बहुत सारे कोशिका के द्वारा बना होता है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जंतु का उदाहरण क्या है, अमीबा और जीवाणु, ये याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या होगा, अमीबा और जीवाणु। और मल्टी सेलुलर में आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, हम लोग मनुष्य भी, ह्यूमंस बीइंग भी खुद मल्टी सेलुलर हैं, हाथी बाघ कुछ भी ले सकते हैं मल्टी सेलुलर में। उसके बाद आइए कोशिका की कुछ हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग, क्योंकि हिस्ट्री जानना भी थोड़ा ज़रूरी है। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताओ, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ। ये क्या है, जनरल क्वेश्चन है जो कि साइंस में आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नॉलेज एक बार जो मैं बता रहा हूँ बस आपको उसको एक बार में ध्यान में रख लेना है, ठीक है।
जिस तरीके से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग करना। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एवं वैज्ञानिक अरस्तु जिसके एरिस्टोटल भी बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ साइंस, विज्ञान का पिता भी कहते हैं अरस्तु को, ने बताया कि यद्यपि विभिन्न पौधे एवं जंतु अपने आकार एवं प्रकार में काफ़ी भिन्न दिखते हैं एवं उनमें कुछ मूलभूत समानताएं हैं और वे कुछ विशेष प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं जो सभी जीव में पाए जाते हैं। तो अरस्तु ने सबसे पहले क्या बात बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं सब भिन्न भिन्न, मतलब कि डिफरेंट टाइप के दिखते हैं और लेकिन इसमें कुछ एक जो बेसिक चीज़ है वो इसमें सिमिलैरिटी है, वो सब में क्या है, दो सब में समान है। तो ये चीज़ जो है अरस्तु को पता था और उन्होंने इस चीज़ को बता दिया था। सन 1665 ईस्वी में, यानी कि 65 में, एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये चीज़ याद होना चाहिए। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, कब की थी, 1665 ईस्वी में, 1665 में। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉर्क का ये लिया था और उसमें उनको क्या दिखाई दिया था, उनमें मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्हें छोटे छोटे दाने दिखाई दिए थे कि ये देखिए, ये जो रॉबर्ट हुक ने जो एक्सपेरिमेंट करके देखा था कॉर्क के एक टुकड़े के ऊपर में, तो उसमें मधुमक्खी के दाने के समान छोटे छोटे इस तरह से उसको उन्हें दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ये जो छोटे छोटे जो उनके कक्ष दिखाई दे रहे थे उनका नाम क्या रखा, सेल रखा, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। और ये वही माइक्रोस्कोप है जो रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया था और ये वही इमेज है जो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में देखा था। तो इस पेज में हमें क्या याद रखना है, इस पेज में हमें याद रखना है जो जीवों का शरीर छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना है जिसे कोशिका कहते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दें और उनके बुक में सब कुछ लिखा है, हो सके तो मैं इंग्लिश का PDF भी बना के डाल दूंगा कोशिका सेल थ्योरी के ऊपर या फिर सेल होल चैप्टर के ऊपर में, तो आप उससे एक बार रीडिंग कर लीजिएगा बस। लेकिन यहाँ पे आपको मेन है कॉन्सेप्ट के समझना। ITutor में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर में आपको ज़्यादा काम करना है। अपना नोट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे और बुक्स में बहुत सारा लिखा हुआ है जितना हम लोग कभी पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, तो इस पेज में, इस टोटल पेज में हमें क्या याद रखना है, एक तो याद रखना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक कोशिका जीव जंतु क्या है, अमीबा और जीवाणु। सेकंड क्या याद रखना है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है उसके बाद आपको इसमें ये चीज़ याद रखनी है, जो अरस्तु ने ये बात बताई थी जे जितने भी जीव जंतु या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब डिफरेंट दिखते हैं, बस उसमें कुछ सिमिलैरिटी है। आपको बस इसमें यही 2-3 चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो कि कहाँ के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। रॉबर्ट ब्राउन स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप में कोशिका के ऊपर जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कोशिका के बीच में एक गोलाकार रचना पाई जाती है, यानी कि एक राउंड सर्कल टाइप का कुछ एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन पाया जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बीच में स्थित गोलाकार रचना की खोज की जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, केंद्रक बोला जाता है। उन्होंने बताया कि केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि उसका ब्रेन है। वो जिस तरह हमारे बॉडी में ब्रेन है ना, ब्रेन सब कुछ हमारा कंट्रोल करता है, उसी तरीके से कोशिका में भी जो केंद्रक होता है वो क्या है, कोशिका का ब्रेन है, कोशिका का मस्तिष्क है। सन 1839 ईस्वी में पुरकंजे एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ पाए जाते थे उन्हें क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म बोला। क्या बोला इन्हें, प्रोटोप्लाज्म बोला, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, जीव द्रव्य कहते हैं। तो और उसके बाद और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, 1889 या फिर 1888 से 89 के बीच में सिल्डेन और स्वान
ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, शिल्डेन एंड स्वान। शिल्डेन एंड स्वान ने क्या किया, सेल थ्योरी दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। दैट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया, यानी कि कोशिका का सिद्धांत दिया। तो ये पैराग्राफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ पता चली। क्या पता चली, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, यानी कि केंद्रक की खोज की। उसके बाद पुरकिंजे ने सेल के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो जो भी क्या बोलेंगे लिक्विड पाया जाता है, जितना ऑल टोटल ऑल थिंग्स जो भी इसके अंदर पाया जाता है, उन्हें क्या बोला, प्रोटोप्लाज्म बोला, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य बोलते हैं। उसके बाद 1888 से 1889 के बीच में शिल्डेन और स्वर्ण ने क्या दिया, कोशिका का सिद्धांत दिया। यार है ये डेफिनेशन है तुम्हारा कोशिका की परिभाषा का। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब क्या है, सेल क्या है, सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है सभी ऑर्गेनिज्म का। अब उसके बाद आते हैं कोशिका की आकार के बारे में, मतलब कोशिका का शेप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सॉरी, कोशिका का आकार, यहाँ से रीडिंग कर रहा हूँ, कोशिका का आकार भिन्न भिन्न होता है। अधिकतर कोशिकाएं काफ़ी छोटी होती है, जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसका आकार 1 मिलीमीटर का 10,000वां भाग। 1 मिलीमीटर पता है आपको कितना छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर में। आपके जो स्केल में देखा होगा आपने, 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 भाग दिया, 10 भाग में वो क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, तो एक भाग को क्या बोलते हैं, 1 मिलीमीटर। और 1 मिलीमीटर को जब आप 10,000 से भाग करेंगे तो सोचिए कितना छोटा वैल्यू आएगा। उतना ही साइज होता है आपका माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा क्या है, सबसे छोटी कोशिका है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो जिसका साइज कितना होता है, 17 सेंटीमीटर। और सबसे लंबी कोशिका, जिसका लेंथ में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, एसिटोबुलेरिया। ये एक एल्गी है। एसिटोबुलेरिया क्या है, एक एल्गी है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी आपको 2-3 चीज़ याद रखनी पड़ेगी आपको। पहला क्या, पहला हो गया आपका सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, उसके बाद सबसे लंबी कोशिका एसिटाबुलेरिया। उसके बाद केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो व्हाट इज न्यूक्लियस, केंद्रक क्या है, तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया। केंद्रक क्या है, कोशिका का मस्तिष्क है, मतलब ब्रेन ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका का मस्तिष्क बोलेंगे। तो कोशिका का मस्तिष्क एक ऐसा पार्ट है जो कोशिका में होने वाले जितना भी कार्य हो रहा है उन सबको वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, हम केंद्र के हिसाब से देखें, मतलब केंद्रक के रचना के हिसाब से देखें, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कोशिका को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। We can divide cells into 2 parts on the basis of nucleus structures. तो कोशिका के टाइप अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं तो वो क्या क्या होगा, एक आएगा आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा आएगा यूकैरियोटिक कोशिका। याद रखिएगा, हम लोग जब केंद्र के आधार पर कोशिका को 2 भागों में विभाजित करते हैं, वो क्या क्या होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, एक चीज़ सिंपली याद रखिएगा, ऐसा कोशिका मतलब कि ऐसा सेल जिसमें केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ना हो। तो अब व्हाट इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह ये आपका एक सेल है, एक कोशिका है, ये आपका क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियस मटेरियल, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब चीज़ है आपका, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है आपका, ये हो गया आपका सेल
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। ठीक है, तो जो आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उनमें क्या होगा, उनमें ये जो केंद्रक मेम्ब्रेन है वो नहीं पाया जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, केंद्रक झिल्ली है, वो नहीं पाया जाएगा। अगर वो नहीं पाया जाता है तो क्या होगा, जो केंद्रक के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, जो डीएनए है, वो क्या होंगे, वो पूरे फैले हुए रहेंगे, वो इसमें क्या इस तरह से फैले हुए रहेंगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पुरकिंजे ने क्या बताया था, सेल के अंदर जो भी चीज़ पाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उन्हें हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, या फिर जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। स्क्रीन में जगह नहीं होता है मोबाइल में, सॉरी। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो अगर केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, केंद्र के अंदर जितने भी पदार्थ है सब क्या होगा, सब फैल जाएंगे। कहाँ फैल जाएंगे, प्रोटोप्लाज्म में फैल जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। ये किस तरह से होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे घर में क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हम लोग का काम करने का रूम अलग, ड्राइंग रूम अलग होता है, उसके बाद किचन रूम अलग होता है, बाथरूम अलग होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे घर में सब एक चीज़ का अलग अलग रूम होता है। लेकिन अगर आप छोटे घर में जाके देखोगे, मैंने कि जो बहुत ही गरीब होते हैं उनका क्या होता है, एक ही घर, एक ही रूम होता है, उसी रूम में सब कुछ अरेंजमेंट होता है, उसी में किचन होता है, उसी में वो लोग सोते हैं, उसी में वो लोग खाते हैं, मतलब कि एक ही रूम में सब चीज़। तो उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, अगर केंद्रक में झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं होगा तो जो मटेरियल है केंद्रक का, जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो पूरा फैल जाएगा और वो पूरा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। कोशिका में केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अभाव के कारण केंद्रक संगठित नहीं होता है और केंद्रक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखर जाते हैं। जो मैंने कहा वही बात बता रहे हैं यहाँ पे। इस कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बोजी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, नीलहरी शैवाल, इंपॉर्टेंट है, नीलहरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्रोकैरियोटिक में हमें समझ में आया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसके कारण से जो केंद्र के पदार्थ होते हैं वो पूरे प्रोटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, जिस कारण से ये पूरा मिक्सअप हो जाता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बोजी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, ये सेल ऑर्गन्स है, मतलब कोशिका के पार्ट्स है, कोशिका में होने चाहिए कुछ। मैं नॉर्मल जिस तरह हमारे बॉडी में अंग है ना, ऑर्गन्स है, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये हमारे ऑर्गन है। तो कोशिका के भी कुछ ऑर्गन होते हैं, जिस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बोजी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के एक अलग अलग काम होते हैं। जिस तरह हमारे आइस का काम क्या है, देखना, हमारे ईयर से काम क्या है, सुनना। उसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ अलग काम है, एटीपी फॉर्मेशन करना होता है। गोल्गी बोजी का अलग काम है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है। तो सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है। तो प्रोकैरियोटिक आई होप आपको समझ में आ गया हो। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसके कारण से जो इसके मटेरियल होते हैं वो पूरे तरीके से बिखर जाते हैं। बिखर जाने के कारण ये पूरी तरीके से मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होने के बाद इसका जो एक कैरेक्टर होना चाहिए, एक कोशिका का कैरेक्टर होना चाहिए, जिस तरह से अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक स्पेसिफिक जगह में रहना चाहिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, और इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर नीली हरी शैवाल। उसके बाद ये देखिए, ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आप देखिए, ये आपका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसमें देखिए ये केंद्रक के मटेरियल है, ये न्यूक्लियस के मटेरियल है। देखिए इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ये पूरी तरह से क्या हो गए, फैल गए हैं।
तो देखिए ये पूरा मिक्सअप हो गया, इसमें कंपार्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है आपको। एक ही घर में सब कुछ है। मैंने कहा था ना, कोई एक घर है, एक जैसे कि एक बड़ा रूम है, उसी में किचन है, उसी में ड्राइंग रूम है, उसी में डाइनिंग टेबल है, सब कुछ उसी में है। उसी तरीके से इसमें भी क्या है, सब कुछ इसी में है। उसके बाद आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक में कोशिका में क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका ये आपका एक कोशिका है। तो ये जो के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें आपका क्या पाया जाता है, इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस कोशिका में स्थित केंद्रक झिल्ली से घिरा संगठित होता है। मतलब ये देखिए केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। इस कोशिका में के कोशिका द्रव्य में मतलब कि प्रोटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकाएं क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये देखिए ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए ये आपका केंद्रक है। देखिए ये इसका एक मेम्ब्रेन है, जो क्रोमोसोम है इसके अंदर, यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इसके अंदर ही है। लेकिन इसमें देखिए इसमें पूरा फैला हुआ था, इसमें क्या हुआ, फैला हुआ नहीं है। इसमें देखिए आपको कंपार्टमेंट दिख रहा है, हर चीज़ का एक अलग अलग कंपार्टमेंट है, लेकिन इसमें कुछ कंपार्टमेंट दिख रहा था, नहीं दिख रहा था। यही बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। उसके बाद तो देखिए हमने ये समझा कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के आधार पर हम कोशिका को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। जीव के प्रकृति के आधार पर कोशिका को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जीव के प्रकृति के आधार पर, मतलब कि हमारे जो एनिमल्स है, मतलब कि जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं मेनली। एक हो गया आपका प्लांट और दूसरा हो गया एनिमल। तो उसी प्रकार से हम कोशिका को भी दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, और दूसरा है आपका एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका क्या है, इसके जो पादप कोशिका के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जो इसके गुण हैं, वो चीज़ आपको याद रखने हैं। वो क्या होते हैं, यह कोशिका बाहर से निर्जीव कोशिका भित्ति से घिरी होती है। मतलब कि जैसे कि एक कोशिका है तो इसका जो ये सेल वॉल है, जो सेल वॉल होता है आपका, जो आपका सेल वॉल होता है, सेल वॉल क्या होता है आपका, सेल वॉल आपका निर्जीव होता है, मतलब कि नॉन लिविंग होता है। याद रखिएगा, जिस तरह आपके घर है ना, घर में आप तो रह रहे हैं, तो आप तो सजीव हैं, लेकिन यानी कि आप तो लिविंग हैं, लेकिन जो आपके घर का जो वॉल है वो क्या सजीव है, वो क्या लिविंग है, नहीं ना, वो क्या है, निर्जीव है, वो नॉन लिविंग है। तो उसी तरीके से पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल का सेल वॉल जो होता है वो क्या होता है, निर्जीव होता है, यानी कि नॉन लिविंग होता है। इस कोशिका के कोशिका द्रव्य में अन्य कोशिकाओं के साथ, अब देखिए ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके कोशिका द्रव्य में नॉर्मल सब चीज़ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ऑलमोस्ट सब चीज़ पाया जाएगा। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज़ पाया जाता है, वो है प्लास्टिड। ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको यूनिक बनाता है। प्लास्टिड का काम क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड, ये भी हम लोग देखेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है। और एक चीज़ क्या है, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इसको आप याद रखिए किस तरह से, पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, आम हो गया, कमल हो गया, स्पाइडोगायरा हो गया, कुछ भी ले सकते हैं यार प्लांट सेल में, आपको प्लांट कोई भी प्लांट ले सकते हैं, सब क्या है, सेम ही है। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका प्लांट सेल है। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये कोशिका भित्ति जो कि क्या होता है, निर्जीव होता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। ये कोशिका भित्ति, ये क्या है, निर्जीव होता है। ये है कोशिका भित्ति, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है,
कोशिका भित्ति है। ये क्या होता है? निर्जीव होता है। ठीक है, बाकी जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग नॉर्मल इस चीज़ के ऊपर आते हैं, जंतु कोशिका के ऊपर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए जंतु कोशिका में क्या है। यह कोशिका बाहर से सजीव कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी होती है। अब डिफरेंस आपको क्रिएट करना है यहाँ पे, लेकिन जब तक आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कीजिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। जो प्लांट कोशिका यानी कि जो पादप कोशिका है उसमें जो कोशिका भित्ति था वो क्या था? निर्जीव था। लेकिन यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। नोट डाउन माय वर्ड्स। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो लिखा है जो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। ये आपका एक कोशिका है, ये आपका एक कोशिका है, तो इसका जो बाहर वाला जो ये जो चीज़ है ये है आपका कोशिका भित्ति। ये क्या है? कोशिका भित्ति। और इसके अंदर और एक लेयर पाई जाती है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोशिका झिल्ली। ये हो गया आपका सेल में, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर याद रखिएगा। जो सबसे बाहर में रहता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल बोलते हैं। बाहर वाले लेयर को, बाहर वाले लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बाहर वाले लेयर को पता चल गया सेल वॉल, और जो इसके अंदर पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस पता होना चाहिए। नॉर्मली बच्चों को डीपली कभी पढ़ाया नहीं जाता है, ना ही बच्चे इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें आपको प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। जो नॉर्मल प्लास्टिड आपको पाया जा रहा था पादप कोशिका में यानी कि प्लांट्स में, वो इसमें नहीं पाया जाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। कंपार्टमेंट है, इसमें सब कुछ है। केंद्रक झिल्ली है, लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए केंद्रक झिल्ली दिखाया गया है। ये देखिए केंद्रक झिल्ली दिखाया गया है, केंद्रक कोशिका भित्ति नहीं दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से, और इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है सबके बारे में पढ़ेंगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। और इस तरह से पढ़ाऊंगा ये आपके माइंड में कोशिका का एक माइंड मैप बन जाएगा। आई प्रॉमिस दैट। उसके बाद एक डिफरेंस, कुछ डिफरेंस आना चाहिए। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो देखिए एक नंबर डिफरेंस प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए, इसका केंद्रक अविकसित होता है। मतलब जो केंद्रक होता है यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो फुल्ली डेवलप नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या है? इसका केंद्रक विकसित होता है, मतलब जिसका जो केंद्रक होता है वो टोटली फुल्ली डेवलप होता है। उसके बाद क्या है? केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, सेल के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ये चीज़ आपको पता है, हमने बोला था इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसीलिए इसके अंदर जो न्यूक्लियर के जो मटेरियल होते हैं, जैसे कि केंद्रक के जो मटेरियल होते हैं वो क्या होता है? पूरी तरीके से फैले हुए होते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है? इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, तभी तो इसके अंदर कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है। उसके बाद इसमें क्या है? इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब क्या है? नहीं होते हैं। और इसमें क्या है? ये सब चीज़ होते हैं। तो ओके बच्चे, थैंक यू। इसके आगे वाले नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फिर से, थैंक यू, बाय बाय।